बच्चा सुनिएगा, ये जो डेप्रिसिएशन चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, डेप्रिसिएशन वर्ड का मतलब आपको पता है क्या होता है? डेप्रिसिएशन का मतलब आपने अगर कोई फिक्स एसेट खरीदा है तो उस एसेट की वैल्यू हर साल कम होती जाती है। वजह क्योंकि आपने उस फिक्स एसेट को यूज लिया है तो उसकी थोड़ी सी टूट फूट हुई होगी, या हो सकता है उसको लिए हुए काफी टाइम हो गया हो, या ये भी हो सकता है कि वो पुरानी हो गई हो और उसकी जगह पर न्यू टेक्नोलॉजी वाली चीजें आ गई हो। तो ऐसी फिक्स एसेट्स की वैल्यू डाउन होती है, जिसे हम लोग अकाउंटेंसी में डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है, हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं बेटा? ऐसे कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जो कि हर जगह पे अप्लाई होते हैं, पूरे यूनिवर्सली सेम अप्लाई होते हैं। ऐसे ए से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, तो उसमें एक 6 नंबर का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। उसमें लिखा है, क्या लिखा है? डेप्रिसिएशन इज अ मेजर ऑफ द वेयरिंग आउट, कंजम्पशन और अदर लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट्स अराइजिंग फ्रॉम यूज, deflection of time or obsolescence through technology and market changes। डेप्रिसिएशन का मीनिंग है, डेफिनेशन बोल दीजिए आप। ये A6 रिवाइज में लिखा है, वहां लिखा है कि डेप्रिसिएशन क्या है? किसी भी फिक्स एसेट को आपने जब खरीदा है, डेप्रिशिएबल एसेट नाम दिया है उन्होंने, फिक्स एसेट नहीं कहा है, तो किसी भी डेप्रिशिएबल एसेट को जिसे आपने खरीदा है, अगर आपको उसकी कोई टूट फूट होती है या आप उसे कंज्यूम कर रहे हैं या किसी और प्रकार से कोई लॉस हो रहा है, कैसे होगा? या तो आपने उसे यूज किया होगा, या उसको लिए हुए काफी समय हो गया है, या वो पुरानी हो गई, ओल्ड टेक्निक की हो गई है, तो बेटा उसे हम डेप्रिसिएशन कहेंगे। उसकी जो वैल्यू में कमी आएगी उसे हम लोग डेप्रिसिएशन कहेंगे। डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज किया जाता है हर अकाउंटिंग पीरियड में। ठीक है, यानी हर साल आपका डेप्रिसिएशन चार्ज होगा रेफरेंस टू द एक्सटेंट ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट। कितना चार्ज होगा? जितना डेप्रिशिएबल अमाउंट होगा, जितनी वैल्यू डाउन होगी उसे हम लोग डेप्रिशिएबल अमाउंट कहते हैं। इसको भी हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे। इट शुड बी नोटेड दैट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ डेप्रिसिएशन और इट्स बेस आर डेप्रिशिएबल एसेट्स। समझो, आप समझो, कभी भी आपको डेप्रिसिएशन जिस चीज पे लगाना है ना, तो आपको पहले ये जानना पड़ेगा कि क्या वो एसेट डेप्रिशिएबल है या नहीं है। ठीक है, डेप्रिशिएबल बोले तो क्या होता है बच्चा? वो एसेट जिसकी जो है वो 1 साल से ज्यादा के लिए चलेगी। सबसे पहले वो एसेट लॉन्ग टाइम के लिए खरीदी जाती है। कोई भी एसेट ऐसी नहीं होगी जिसपे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा जो कि 1 साल के अंदर अंदर ही खत्म हो जाए। ऐसी एसेट्स जिनको आपने 1 साल से ज्यादा के लिए यूज के लिए खरीदा है, एक तो नंबर हो जिसकी लिमिटेड यूजफुल लाइफ हो, यानी एसेट्स की लिमिटेड यूजफुल लाइफ 10, 20, 50, 100 साल लिमिटेड लाइफ हो। समझ गए? जब आप काउंटिंग कर सकते हो ना किसी एसेट की वैल्यू को, कितने साल चलेगी, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, 1000 साल, तो आप कहोगे कि वो लिमिटेड लाइफ है उसकी। ठीक है, और are held by an enterprise for use in production or supply of goods and services for rental to others or for administrative purpose and not for the purpose of sale in the ordinary course of business। और ये जो एसेट है वो उस ऑर्गेनाइजेशन ने गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए, सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए अपने पास रखी हुई है, किसी को रेंट पे एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए रखी हुई है। ये वो एसेट नहीं होनी चाहिए जैसे आप सेल करके पैसा कमाते हो ना। आपने वो एसेट खरीदी है प्रोडक्शन के लिए, किसी को किराए पे देने के लिए, अपने बिजनेस को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए। समझ गए? जैसे मैं लैपटॉप चला रहा हूँ तो लैपटॉप से मैं मेरे बिजनेस को मैनेज कर रहा हूँ, तो ये भी मेरी डेप्रिशिएबल एसेट्स होगी, इसकी भी डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। सर ऐसी कौन कौन सी एसेट होती है जो डेप्रिशिएबल एसेट नहीं होती? बेटा एक तो वो सारी एसेट्स जिसे हम लोग करंट एसेट्स के नाम से जानते हैं वो डेप्रिशिएबल एसेट नहीं होती। दूसरी, लैंड एक डेप्रिशिएबल एसेट नहीं होती। बेटा लैंड क्यों डेप्रिशिएबल एसेट नहीं होती? क्योंकि बच्चा लैंड की जो लाइफ है वो अनलिमिटेड होती है। आप किसी जमीन को खरीद करके छोड़ दो, आप कुछ भी मत करो, उस पर सिर्फ पेड़ पौधे उगेंगे, वो जमीन कहीं से खत्म नहीं हो जाएगी, उसकी वैल्यू कम नहीं होगी। ठीक है, वैल्यू तो डिपेंड करता है लेकिन आपने क्या प्राइस में खरीदा, मार्केट का भाव क्या चल रहा है। वो जो मार्केट का भाव कम हो रहा है ना, जैसे आपने मान लीजिए कोई 1 CR में कोई लैंड खरीदा, अब उसका भाव 1 साल के बाद 90 लाख हो गया क्योंकि वहां पे डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो बेटा 10 लाख का वो लॉस है, वो डेप्रिसिएशन नहीं, क्योंकि आपने जमीन को यूज नहीं किया। हाँ मानो उसे लिए हुए टाइम हो गया, बट लैंड की वैल्यू में जो कम होती है उसे डेप्रिसिएशन नहीं कहा जाता, उसे लॉस कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि लैंड की लाइफ जो है वो लिमिटेड नहीं होती, अनलिमिटेड होती है। यहाँ तक समझ आ रहा है बच्चा?
अब कुछ टर्म्स हैं बच्चा जो हम लोग यूज करते हैं जो कि आपको एकदम सिमिलर से लगेगी डेप्रिसिएशन की तरह। तो जैसे आप डेप्रिसिएशन और उससे रिलेटेड और कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं वो मैं आपको बताऊंगा। एक डेप्रिसिएशन वर्ड होता है जिसे आपने बहुत अच्छे से जाना है अभी तक। एक होता है डिप्लीशन। डिप्लीशन का मतलब क्या होता है बेटा ये भी मैं आपको बताऊंगा। अमोर्टाइजेशन का मतलब क्या होता है ये भी बात करेंगे, और ऑब्सोलेंस का मतलब क्या होता है ये भी बात करेंगे। तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? डेप्रिसिएशन मींस डिक्रीज इन द बुक वैल्यू ऑफ अ टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स की बुक वैल्यू में जो डिक्रीज होता है, जो डाउनफॉल आता है ना, ड्यू टू देयर यूजेस इन बिजनेस, रिफ्लेक्ट्स ऑफ टाइम और ऑब्सोलेंसेस। ये कहता है कि अगर आपके पास कोई टेंजिबल फिक्स एसेट है और उसकी बुक वैल्यू में कमी आ रही है, किस वजह से? क्योंकि आपने उस एसेट को यूज किया है, या उसे लिए हुए थोड़ा टाइम हो गया है, या वो पुरानी हो गई। ऑब्सोलेंसेस मतलब अप्रचलित या पुरानी, है ना? तो उसकी वैल्यू में जो कमी आती है उसे हम लोग डेप्रिसिएशन कहेंगे। और ये डिप्लेशन, डिप्लेशन क्या होता है बेटा? द टर्म डिप्लेशन इज यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक माइंस, क्वेरीज, ऑयल वेल्स एक्सेट्रा। ये जो डिप्लेशन टर्म है ना बच्चा, ये यूज की जाती है कोई भी नेचुरल रिसोर्स को जब आप निकालते हो, एक्सट्रैक्ट करते हो जमीन में से, तो उसे डिप्लेशन कहा जाता है। जैसे माइंस देखे आपने, तेल के कुएं देखे होंगे आपने, है ना, जहाँ पे आप मशीन के थ्रू उसको जमीन में से एक्सट्रैक्ट करते हो। तो जब नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट या एग्जॉस्ट किया जाता है तो उनकी स्टॉक वैल्यू भी रिड्यूस होती है। समझा? बताऊंगा अभी आपको। दिस रिडक्शन इज टर्म्ड एज डिप्लेशन। तो उनका जो रिडक्शन है वो डिप्लेशन कहलाता है। आसान भाषा में मैं आपको ये समझाऊं, अगर आपने कभी पत्थर की माइंस देखी हो, सिर्फ फोटो में भी देखी हो, रियलिटी में नहीं देखी हो, तो आपको तब भी समझ आ जाएगा। कोयले की माइंस देखी हो, पता? तो क्या होता है, जैसे जैसे आप उस माइंस एक जगह है, एक प्लेस है जिसको आप खोद रहे हो, है ना, वहां से आप नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। अब नेचुरल रिसोर्सेज जब एक्सट्रैक्ट होंगे तो बेटा वो एक लिमिटेड, आपने पढ़ा है ना, नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है। तो जैसे जैसे आप उसे एक्सट्रैक्ट करते जाओगे वो प्लेस जो है वो खुदता जाएगा, खड्डा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आप और गहराई में जाते जाओगे ना बेटा, तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट बढ़ती जाएगी। आपके स्टॉक की जो भी आप वहां से माल निकालोगे उसकी पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि बेटा जितना नीचे आप जाओगे उतना फ्यूल एक्स्ट्रा चाहिए होगा, लेबर्स एक्स्ट्रा चाहिए होगी, टाइम ज्यादा लगेगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो वैसे जैसे जैसे वो जो खड्डा है वो डीपर होता जाएगा, वैसे वैसे उसकी वैल्यू डाउन होती जाएगी, उस माइंस की वैल्यू डाउन होती जाएगी, जिसे हम लोग डिप्लेशन टर्म कहते हैं। आई बात समझ में? एग्जाम्पल लिखा है, if a business enterprises is into a mining business, अगर मान लीजिए कोई बिजनेस एंटरप्राइज है जिसका माइनिंग का बिजनेस है, एंड परचेसेस अ कोल माइन ऑफ ₹10 लाख, कोयले की खान खरीदी है ना, 10 लाख रुपए में, देन द वैल्यू ऑफ कोल माइन डिक्लाइंस विद द एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल आउट ऑफ द माइन। जब जब जैसे जैसे आप उसमें से कोयला निकालोगे उस माइंस में से, कोयले की माइंस में से, तो वैसे वैसे उस कोयले की माइंस की वैल्यू कम होती जाएगी। ये जो कोयले की माइंस की वैल्यू कम हो रही है इसे ही हम लोग डिप्लेशन कहते हैं। आई बात समझ में? जैसे आज मैंने 10 लाख की खरीदी, मैंने जब खरीदी थी वो बिल्कुल फ्लैट थी, है ना, अब वो आज यहाँ से 200 फुट नीचे चली गई है, तो बेटा अब 200 फुट नीचे जाएगी तो अभी 10 लाख में नहीं बिकेगी, 10 लाख में लीज नहीं होगी इसकी, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख में होगी, क्योंकि जितना नीचे जाएगी उतनी उसकी वैल्यू डाउन होती जाएगी। समझ गए? फिर है अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन बेटा बोला जाता है, जैसे आप फिक्स एसेट की वैल्यू में कमी आती है तो उसे हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं ना, ऐसे इंटेंजिबल फिक्स एसेट की वैल्यू में जो कमी आती है, जैसे आपने कोई पेटेंट राइट्स लिए गवर्नमेंट से, पेटेंट राइट्स आपको मैंने समझाया था क्या होते हैं। आपने कोई डिजाइन बनाया, आपने कोई नई चीज का इनोवेशन किया और आपने गवर्नमेंट से राइट लिए कि कोई और उसको कॉपी ना करे, तो आपने पेटेंट राइट ले लिया 5 लाख रुपए का, 5 साल का राइट, ठीक है, मतलब 5 ईयर्स तक कोई भी कॉपी नहीं करेगा, करेगा तो आपसे पूछ करके करेगा, आपको उसका फीस पे करेगा। तो बेटा 5 साल तक, मान लीजिए मैंने 5 लाख रुपए देकर के वो पेटेंट राइट्स लिए, तो हर साल 1 लाख रुपए का पेटेंट राइट मेरा यूज होगा। जैसे 1 साल कंप्लीट होगा, अब मेरे पेटेंट राइट्स मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट में 4 लाख के बचेंगे, 1 लाख के पेटेंट राइट्स राइट ऑफ हो गए क्योंकि मैंने उसे यूज ले लिया, तो राइट ऑफ होगा। उसे हम लोग बोलते हैं अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन ऑफ पेटेंट। समझ गए? तो यहाँ लिखा है अमोर्टाइजेशन रेफर्स टू राइटिंग ऑफ द कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट लाइक पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजी, लीज होल्ड फॉर माइंस which have entitlement to use for a specific period of time। एग्जांपल से समझना, थोड़ा जल्दी समझ आएगा। मान लीजिए कोई बिजनेस है उसने पेटेंट खरीदा 10 लाख रुपए में और उसकी लाइफ है 10 साल, मतलब 10 इयर्स के पेटेंट राइट्स हमें मिले हैं, तो अब उसको हर साल 1-1 लाख रुपए जो है वो राइट ऑफ करना पड़ेगा। इस टेक्निकल टर्म को अकाउंटेंसी में अमोर्टाइजेशन कहते हैं कि 1 लाख रुपए का पेटेंट यूज हो गया। समझ गए?
फिर आता है ऑब्सोलेसेंस। ऑब्सोलेसेंस मतलब होता है पुरानी टेक्नोलॉजी की चीजें। इट रेफर्स टू डिक्लाइन इन द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द एसेट ड्यू टू इनोवेशन और इम्प्रूव टेक्निक, चेंज इन टेस्ट एंड फैशन, फैशन है ना वो फैशन, और इनएडिक्वेंसी ऑफ द एक्जिस्टिंग एसेट ड्यू टू इम्प्रूव डिमांड। समझो, अगर एसेट्स की वैल्यू में कमी आती है तो नई इनोवेशन की वजह से, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, आज आप कोई नया सा फोन ले लो, ठीक है, जिसमें आज क्वाड कैमरा है, आज लेकर के रख दो, उसको यूज मत करो। आज के 2 साल के बाद समझ लो पेंटागन, हेक्सागन ऐसे अलग अलग कैमरास वाले फोन आ जाते हैं, 6 कैमरास, 8 कैमरास, 10 कैमरास। आपके 4 कैमरे वाले फोन का भी वैल्यू जो है ना वो डाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नई इनोवेशन हो चुके हैं, अलग अलग तरीके के कैमरास आ चुके हैं फोन में, समझ में। तो इनोवेशन की वजह से जो आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू डाउन हो रही है, या टेक्निक आज इंप्रूव हो गई है प्रोडक्शन की, उसकी वजह से अगर आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू डाउन हो रही है, या कस्टमर्स का टेस्ट बदल गया, उसकी वजह से आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू डाउन हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं ऑब्सोलेसेंस। ठीक है, यहां तक समझ आता है क्या? ओके जी, आगे चलते हैं। तो लिखा है हमने, नेट अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएबल बेसिकली डिपेंड अपॉन 3 फैक्टर। समझना, अब आप बताइए कितना डेप्रिसिएशन निकलेगा। डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो है उस असेट को आपने कितने में खरीदा है, कॉस्ट बोले तो उस असेट को कितने में खरीदा है। अब कॉस्ट में सिर्फ कॉस्ट नहीं आएगी, जैसे मैंने मान लीजिए एक मशीन 1 लाख में खरीदी, तो जहां से खरीदी वहां से मेरी फैक्ट्री तक इंस्टॉल करने तक के भी सारे खर्चे उसी में आएंगे। 1 लाख और मान लो इंस्टॉल करने तक के 10,000 लगे, तो 1,10,000 की कॉस्ट हो गई। तो मैंने लिखा है फिक्स असेट की कॉस्ट का मतलब क्या है? जो भी पैसा आपने खर्च किया है उस असेट को अक्वायर करने के लिए, प्लस इंस्टॉलेशन का चार्जेस, प्लस कमीशन का चार्जेस, जो भी आपने उस असेट में इंप्रूवमेंट या एडिशन करवाने के लिए और पैसे खर्च किए, वो भी जुड़ता था। समझ गए? तो कॉस्ट में केवल जो आपने पैसे देकर के खरीदी है वो नहीं आएगा, इंस्टॉलेशन चार्जेस भी आएगा, कमीशन भी आएगी, और अगर आपने कोई एडिशन या इंप्रूवमेंट करवाया उस असेट को तो वो भी, उसका अमाउंट भी आएगा। एक तो कॉस्ट आती है, दूसरा है यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ बोले तो कितने साल वो चलेगी हमारे असेट। तो यूजफुल लाइफ या इकोनॉमिक लाइफ या कमर्शियल लाइफ असेट का मतलब होता है वो टाइम पीरियड जितने में उस असेट को यूज करना है, वो टाइम पीरियड जिस टाइम पीरियड तक वो असेट आपकी यूज होती है, उसे हम लोग बोलते हैं यूजफुल लाइफ ऑफ एन असेट। फिर है एस्टिमेटेड नेट रेसिडुअल वैल्यू या नेट रियलाइजेबल वैल्यू। 3 चीजें हैं। नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब जब वो असेट पूरी खराब हो जाएगी, 10 साल यूज हो जाएगी, उसके बाद वो क्या रेट में बिकेगी, कबाड़ के भाव में। तो स्क्रैप वैल्यू बोलो, रेसिडुअल वैल्यू बोलो, नेट रियलाइजेबल वैल्यू बोलो, सैल्वेज वैल्यू बोलो, सेल्स वैल्यू बोलो, ये वो वैल्यू होती है जो कि असेट की है, जो असेट यूजफुल लाइफ के बाद बिकेगी। आई बात समझ में? तो कुल मिलाकर के 3 फैक्टर्स के ऊपर आपकी जो है वो डेप्रिसिएशन का अमाउंट डिपेंड करता है। बेटा डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट कैसे होता है उसको मैं समझाऊंगा आपको। ये आपको समझेंगे अभी हम लोग एक फॉर्मूला से। उससे पहले हमारे 2 मेथड्स हैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के। हमारे कोर्स में वैसे तो 8 मेथड्स हैं। उन मेथड्स में क्या क्या है बच्चा समझना। देयर आर 2 मेन मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। 2 मेन मेथड्स है। कौन कौन से है बच्चा? पहला मेथड तो है स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसे हम लोग फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड या हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं, या फिक्स परसेंट ऑन ओरिजिनल कॉस्ट भी कहते हैं। दूसरा है रिटन डाउन वैल्यू मेथड, जिसे WDV मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। ये 2 टाइप के मेथड्स हैं। ठीक है, पहले हम स्ट्रेट लाइन मेथड की बात करेंगे और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड की बात करेंगे। ये जो मेथड है वो इस असम्पशन के ऊपर बेस्ड है कि हमारा जो असेट का यूज हो रहा है वो हर साल इक्वल हो रहा है। ठीक है, जैसे 10 साल मशीन चलेगी तो 10 साल हम लोग बराबर यूज करेंगे। तो इस मेथड के अकॉर्डिंग जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो एक फिक्स अमाउंट का डेप्रिसिएशन आएगा और वही अमाउंट हर साल चार्ज करेंगे हम लोग। ठीक है, इसीलिए इस मेथड को हम लोग फिक्स असेट कॉस्ट, इसीलिए इस मेथड में जो फिक्स असेट की कॉस्ट है वो एट द एंड ऑफ द लाइफ हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में 0 हो जाएगी। मतलब मान लीजिए 10 लाख की मशीन खरीदी और मैंने कहा 10 साल चलेगी, तो हर साल 1-1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन लगेगा। 10 लाख की मशीन डिवाइडेड बाय 10 निकालने का तरीका बता रहा हूँ मैं। मान लीजिए 10 लाख की मशीन खरीदी और 1 लाख रुपए उस मशीन को जब पूरी 10 साल यूज हो जाएगी तो 1 लाख में वो बिकेगी बाद में। तो 10 लाख में से 1 लाख या 9 लाख, हमारा नेट अमाउंट लगा 9 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 9 लाख के डिवाइडेड बाय हम लोग करेंगे 10 साल को, तो बेटा कितना आएगा 90,000 रुपए। अब 90,000 रुपए हमारा हर साल का डेप्रिसिएशन है, ये निकाला हमने। तो 90,000 जैसे आप लिखते जाओगे हर साल 10 साल तक बुक्स में लिखोगे 9 लाख रुपए हो जाएंगे। 1 लाख वो बिकेगी 1 लाख में। तो कुल मिलाकर के आपके फिक्स असेट की वैल्यू 0 हो जाती है इस मेथड में। ठीक है, और यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला, ये थोड़ा याद रखना। कॉस्ट ऑफ असेट लेस एस्टिमेटेड नेट रेसिडुअल वैल्यू या नेट स्क्रैप वैल्यू बोल दीजिएगा,
अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपेक्टेड लाइफ, कितने साल में मशीन चलेगी। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हम लोग निकालेंगे बच्चा इसमें एनुअल डेप्रिसिएशन अमाउंट अपॉन कॉस्ट ऑफ एसेट। ये जो आप यहाँ से डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालोगे इसको कॉस्ट ऑफ एसेट से डिवाइड कर दोगे तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकल जाएगा। स्ट्रेट लाइन मेथड आपको समझ आ गया, थोड़ा सा थ्योरी समझाया, प्रैक्टिकल में कल बोर्ड पे लूंगा। एक बार रिटन डाउन वैल्यू मेथड की भी थ्योरी देख लीजिए आप क्या है। इस मेथड में डेप्रिसिएशन जो है वो हम बुक वैल्यू पे चार्ज करते हैं, मतलब बैलेंस वैल्यू पे। जैसे मान लीजिए आप 10 लाख की एसेट ली, एक साल में आपने 1 लाख रुपए का वैल्यू चार्ज कर दिया, 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। अब आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में 9 लाख रुपए की एसेट है। अब अगले साल आप 9 लाख रुपए पे डेप्रिसिएशन लगाओगे 10%, 90,000। फिर आपके पास नेक्स्ट ईयर 8,10,000 की मशीन बचेगी तो 8,10,000 पे डेप्रिसिएशन लगेगा। तो यहाँ पे ये जो मेथड है, इस मेथड में डेप्रिसिएशन है वो एसेट की बुक वैल्यू या बैलेंस अमाउंट पे लगता है। और क्योंकि इस मेथड में हमेशा बैलेंस पे हमारा डेप्रिसिएशन लगता है तो हर साल इसमें डेप्रिसिएशन की वैल्यू कम होती जाएगी। पहले साल 1 लाख, फिर 90,000, फिर 81,000, ऐसे अगर वैल्यू कम होती जाएगी। परसेंटेज क्वेश्चन में गिवन होगा कितना परसेंट होगा, या हम इस मेथड से, इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। ठीक है, इस मेथड में जो किसी भी एसेट है उसकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होती, याद रखना। ठीक है, डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला वही है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला मैंने लिखा नहीं है, ये मैं आपको बोर्ड पे लिखवा करके क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अब बाकी की इसके बारे में जो प्रैक्टिकल चीजें हैं, इसकी जर्नल एंट्रीज और क्वेश्चंस, वो हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लेसन में सिर्फ थ्योरी वाला पार्ट। ठीक है बच्चा, किसी बच्चे को डाउट हो तो आपको पूछ सकता है।